हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 6 की हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पहले हम जानेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। इसके बाद हम व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये समझना आवश्यक है कि भाषा क्या है। आप भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा आप पढ़ रहे हैं। भाषा कहाँ से आया है और भाषा बनने में किन किन तत्वों की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं जिससे आप भाषा सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके बाद लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, क्योंकि व्याकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाषा जानेंगे, लिपि जानेंगे और व्याकरण को हम आज की क्लास में यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, भाषा क्या है। भाषा जो शब्द है ना, वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना। अब भाषा होती क्या है? अतः मनुष्य बोलने के लिए क्या करता है? कुछ ध्वनियों का उपयोग करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा कोई सी भी हो सकती है, आपकी भाषा, किसी दूसरे देश की भाषा। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, कुछ ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं और इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में वो लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाती है? भाषा हो सकती है। वो भाषा आपकी मौखिक हो सकती है, लेकिन देखिए हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? इन ध्वनियों का हम प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ ध्वनि जो है जब हमारे मुख से जो है, देखिए हमारे मुंह में जो है घर्षण होता है। ठीक है ना, हमारे मुंह के जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से घर्षण करते हैं और कुछ ध्वनियों का वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। यही भाषा है। अब भाषा है क्या? इसमें हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को या किसी संदेश को, किसी बात को अपने तक पहुंचाना। मैंने आपसे कुछ कहा तो मैं भाषा के माध्यम से अपने विचार, अपनी बात आप तक रखूंगी। आपको मुझे कुछ से कुछ कहना है तो आप क्या करेंगे? भाषा के माध्यम से आप क्या करेंगे? अपनी बात या अपने जो विचार हैं वो मुझ तक पहुंचाएंगे। तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही आपकी क्या होती है? भाषा होती है। अब विचारों का आदान प्रदान आप किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो आप बोल करके कर सकते हैं, दूसरा आप कभी कभी आप लिख करके अपने विचारों का, कई लोग जो है बोलने में उनको जो है थोड़ा हेजिटेशन होती है, तो वो क्या करते हैं? वो फिर लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को क्या करता है? बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। हम दूसरों तक पहुंचाते हैं बोल करके और लिख करके, और दूसरों के विचारों को हम या तो सुनेंगे या तो पढ़ेंगे। तो वही आपकी भाषा है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि हम अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने के लिए दो माध्यम यहाँ पर अपनाएंगे। सबसे पहले हम कह करके, कथित भाषा जिसको कहेंगे, मुख से बोली हुई जो भाषा होती है उसके मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा, हम अपनी विचारों को लिख करके क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाषा के दो मुख्य रूप हैं। वो कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, या इसको हम क्या कहेंगे? कथित भाषा। कही हुई जो भाषा है उसे कथित भाषा कहा जाएगा। लिखित भाषा दूसरा यहाँ पर रूप है, किसका? भाषा का। ठीक है, तो यहाँ भाषा के दो रूप हैं मुख्यतः, मुख्य मौखिक या कथित कह सकते हैं, लिखित भाषा। तो दो यहाँ पर भाषा है। चलिए, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, मौखिक अथवा कथित भाषा क्या होती है? इंग्लिश में आप इसे स्पोकन लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, लिखित या सॉरी, मौखिक या कथित भाषा। अब इसका मीनिंग क्या है? ये क्या होती है? हम पढ़ ही रहे हैं कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों को जब आप क्या करते हैं, या तो आप बोलेंगे या तो आप सुनेंगे। दो चीजों से या तो हम ग्रहण करेंगे या तो हम क्या करेंगे? दूसरों तक पहुंचाएंगे अपनी भावों को, अपने विचारों को, अपनी बात को। तो जब हमें दूसरों तक पहुंचाना होगा तब हम बोलेंगे, लेकिन जब हमें अब दूसरों की बात सुननी होगी, दूसरों की विचार हमें ग्रहण करने हैं, तो हमें सुनना पड़ेगा दूसरों को।
आपको मुझसे कुछ कहना है, लेकिन आप जब कहेंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा। मैं अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी बात को आप तक पहुंचाऊंगी, इसके लिए आप अभी मुझे सुन रहे हैं। तो मेरे विचार, मेरे बात आप तक पहुंच रही है। तो मौखिक भाषा में बोलना और सुनना दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपकी मौखिक भाषा होती है, उसे आप कहेंगे मौखिक भाषा, ठीक है। अब जैसे शिक्षक का पढ़ाना, शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, आप अपनी क्लास में परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, आप फोन पर बात कर रहे हैं, आप कहीं भाषण दे रहे हैं, आप कविता का पाठ कर रहे हैं, ये सभी आपकी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर, दो चीजें हैं, बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा की यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है मौखिक भाषा की? कि जो मौखिक भाषा है उसको आप सरल रूप से सीख सकते हैं। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है और इसके प्रयोग से धन एवं समय की बचत होती है। किंतु भाषा का यह अस्थायी रूप है। तो ये यहाँ पर इसका एक अस्थायी रूप है। दूसरा, इसमें धन और समय की कम बचत होती है। इसमें हम कम समय में अधिक बातें कर सकते, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा और मैं यहाँ बोल के आपको एक ही घंटे में बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन लिखने में इतना हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम कम समय में अधिक बात बोल सकते हैं, ये सरल रूप से सीखी जा सकती है। अब देखिए मौखिक भाषा आप जिसके संपर्क में रहते हैं, आप अपनी फैमिली के संपर्क में, आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जिस भी माहौल में आप रहते हैं, आप वहाँ की भाषा सीख ही जाते हैं, वो भी सुन करके, ठीक है। और इसमें आपको कोई कठिनाई भी नहीं आती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है, ठीक है ना। इसके प्रयोग में धन, क्योंकि देखिए मौखिक भाषा के लिए आपको किसी पेन की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसमें आपकी धन की भी बचत होती है और जब आप लिखेंगे नहीं सिर्फ बोलेंगे तो आपकी समय की बचत होती है। लेकिन ये भाषा का अस्थायी रूप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को आप मौखिक, देखिए अस्थायी रूप क्यों है? क्योंकि अब देखिए आपने बोला कुछ, तो इसका कोई स्थायी आपके पास प्रमाण नहीं है कि आपने कुछ कहा है। जैसे जब आप पेपर देते हैं तो आपका ओरल भी हो सकता है पेपर, लेकिन वो आपका अस्थायी रूप है, ठीक है ना। तो आपको जो है लिखित रूप में ही आप पेपर देते हैं, तो क्योंकि वो स्थायी रूप है, आपके पास प्रमाण है कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब बातें जो आपने बोली हैं, कई बातें हम उसमें भूल भी जाते हैं, जिसमें अब मैं जितनी बातें आपसे कह रही हूँ, कि आपको वो सारी बातें याद रहेंगी? नहीं। लेकिन जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो आपके पास प्रमाण रहता है कि हाँ ये स्थायी रूप हो जाता है उसका। मौखिक बातों को हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जब आपने कोई चीज लिख करके रख दी है तो वो आपके पास प्रमाण के साथ आपके पास वो क्या रहेगी, वो आपके पास सुरक्षित रहेगी कि मैंने ये लिखा है। इसीलिए आपके जो पेपर होते हैं वो ओरल जो है कम, अभी तो ओरल हो रहे हैं लेकिन कम मार्क्स के होते हैं। आपके पास जो है लिखित रूप में जो है पेपर, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वो लिखित रूप में इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि वहां उसका स्थायी रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा सरल रूप से सीखी जाती है, साथ में इसमें कम समय लगता है, उसमें धन की बचत होती है। अब लिखित रूप है लेकिन ये अस्थायी रूप है, ठीक है। अब लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज आप कहेंगे इसको इंग्लिश में, तो भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना। अब यहाँ शिक्षक, एक शिक्षिका है, वो क्या कर रही है, श्यामपट्ट पर लिख रही है, तो ये जो है लिखित भाषा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लिख करके आपको बता रही है। समाचार पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप है, ठीक है, ठीक है। फैक्ट्स आदि जो है, जैसे कहानी लिखना, ये सभी जो है छात्रों द्वारा पत्र लिखना, तो जो भी आप लिखते हैं वो भाषा का क्या है, लिखित रूप है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए आपने यहाँ दो रूप पढ़े हैं, लेकिन एक सांकेतिक भाषा होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। अब ये सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है? हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना आवश्यक है कि कोई सांकेतिक भाषा भी होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी होती है। संकेतों और इशारों के द्वारा हम जब मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वही आपकी क्या होती है, सांकेतिक भाषा कहलाती है।
ठीक है। अब देखिए, लेकिन आप संकेतों के माध्यम से सभी प्रकार के विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। अब सभी बातों को तो आप संकेत से नहीं कह सकते हैं, हालांकि कुछ बातें संकेतों से की जा सकती है। आपने जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो वो वहां पर संकेत के माध्यम से क्या करता है, वहां पर आपको बात कहता है, वहां पर वो मुंह से कुछ नहीं कहता है, सिर्फ संकेतों के माध्यम से आपको वहां पर बात की जा सकती है, ठीक है। जो मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, जो बोल नहीं सकते हैं, उनका जो वार्तालाप होता है वो संकेतों के माध्यम से ही उनको भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता है। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का जो संकेत दिया जाता है वो भी सांकेतिक भाषा है। तो कई जगह हम सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी बातों को आप संकेतों के माध्यम से दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए विश्व में जो है अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो विश्व में स्थान है, प्रथम स्थान अंग्रेजी का है, ठीक है। द्वितीय स्थान हिंदी का है और अन्य भाषाओं का तीसरा। कुछ जनरल नॉलेज के भी यहाँ पर प्रश्न आपके बन जाते हैं। हमें भाषा सीखनी है, हमें भारत की जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भारत की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, यहाँ जो है अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ भाषाएं भी हर राज्य में अलग अलग बोली जाती है। तो हमारा भारत देश क्या है, विविधताओं का देश है। अलग अलग यहाँ जातियों का जो है वास करती हैं, साथ में अलग धर्म के लोग रहते हैं, और बोलियां भी यहाँ अलग अलग बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मलयालम, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को, देखिए ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये आपका एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, और हिंदी आपकी राष्ट्र और राजभाषा को घोषित किया गया है। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। सभी मान्यता प्राप्त जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी, इन सभी भाषाओं को आप लिखेंगे और याद भी करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आज आपने ये होमवर्क भी करना है, इसको आप लिख लेंगे इन 22 भाषाओं को, और ये आपने लर्न करना है कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोंगरी, इसके बाद आपका संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी। ये सभी आपकी 22 भाषाएं हैं, और इनको आप लिखना है आपने, साथ में आप इसे याद भी करके लाएंगे। इसके बाद आपकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है। मातृभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। मातृभाषा, मदर टंग इसको कहा जाता है। देखिए मातृभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मातृ, अथवा माँ। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, मातृभाषा क्या होती है, आपके परिवार के द्वारा, अपनी माँ के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वही मातृभाषा है। यानी कि बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है, उसी भाषा को वो सीख लेता है। सबसे पहले वो जिस भाषा को बोलता है वो उसकी मातृभाषा हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों की मातृभाषा हिंदी है, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने असमी सीखी है तो उसकी मातृभाषा असमी है।
जिसने मराठी सीखा है तो उसकी मातृभाषा मराठी है, क्योंकि उसके परिवार द्वारा, उसकी माँ के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होगी, सबसे पहले वो जिस भाषा को समझता है वही उसकी मातृभाषा, वो उसकी मदर टंग होगी। ठीक है, तो माँ के द्वारा और परिवार के द्वारा बच्चा जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा हो जाती है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी भाषा को नहीं कह सकते हैं कि ये आपकी मातृभाषा है ना। तो आपकी मातृभाषा वही होगी जिस भाषा को आप सबसे पहले समझे, सबसे पहले जिसमें आपने बोलना सीखा, वही आपकी मातृभाषा होगी। ठीक है, अब हर किसी की भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, जहाँ हिंदी बोली जाती है उसकी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, पंजाब में पलने वाले बच्चे का की जो मातृभाषा है वो उसकी पंजाबी है। हो सकता है वो पंजाब में रहकर भी हिंदी बोलता है, तो उसके परिवार में जो है वहां पर ऐसा नहीं है कि पंजाब में रहने वाले की जो मातृभाषा है वो पंजाबी ही है, वो वहां रहकर भी हिंदी बोल सकता है, तो उसकी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। ठीक है, नेपाल में रहकर भी आप हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले तो उसकी मातृभाषा वही हो जाएगी, यानी उसके परिवार के द्वारा जो पहले उसको सिखाई जाती है भाषा वही उसकी मातृभाषा है। ठीक है, अब इसमें क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपके परिवार में जो भाषा बोली जा रही है वही उसकी मातृभाषा है, वही उसकी मदर टंग है। अब मातृभाषा के बाद यहाँ पर आपका आ जाता है राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज, इसको कहेंगे। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी देश की जो कि जो लोग हैं वो सबसे अधिक जिस भाषा में वो जो है वार्तालाप करते हैं, जिस भाषा में वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिस भाषा में वो अधिक वहाँ के लोग अधिक बोलते हैं, वही जो है वहाँ की मातृभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, मदर टंग मातृभाषा और नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेट लैंग्वेज हैं। यहाँ पर संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको भी आप लिखेंगे कि हमारे संविधान में वो कौन कौन से 22 भाषाएं हैं, साथ में इन्हें आपने लर्न भी करना है। चलिए, अब यहाँ पर आपका आ जाता है प्रादेशिक भाषा, स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग जो प्रदेश हैं उनमें बोली जाने वाली कुछ प्रादेशिक भाषाएं हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं प्रदेश, और उन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है वो यहाँ लिखी हुई है भाषा। तो देखिए, कश्मीर कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में आपका तमिल बोला जाता है, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी और मराठी। तो ये भाषाएं हैं, कुछ प्रादेशिक भाषाएं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। इससे पहले आपने मातृभाषा पढ़ा, मदर टंग। अब आप पढ़ेंगे राजभाषा। मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मातृभाषा और राज ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहेंगे। इसमें इंग्लिश में भी आप इसे लिखते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो टर्म है उसे देख करके आपको पता चल रहा है कि राजभाषा होती क्या है। तो इंग्लिश में इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस जानते हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है यही आप क्या कहेंगे, राजभाषा। तो राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। सरकारी कामकाज में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है या जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है प्रादेशिक भाषा वो स्टेट लैंग्वेज भी लिख लें सभी। तो देखिए, राजभाषा क्या होती है, सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाते हैं। भारतीय संविधान के 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है।
इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, प्रश्न भी मिल रहे हैं कि हमारी राजभाषा कौन सी है। आपकी राजभाषा है हिंदी। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित की गई है? तो यहाँ पर किस संविधान में? 343 के अनुसार। और कब की गई है? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, और 14 हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो प्रतिवर्ष हम इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसे। दो पॉइंट्स और लिखेंगे आप कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा भी है, साथ में भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही है। अब राजकाज, हमारे जो सरकारी काम है वो इंग्लिश में भी होते हैं, इसलिए अंग्रेजी को भी यहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अमेरिका में राजभाषा अंग्रेजी ही है। ठीक है, तो ये है आपका राजभाषा। से पहले आपने मातृभाषा पढ़ा, प्रादेशिक लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज या प्रादेशिक भाषा आपने पढ़ी, तो इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक पॉइंट्स आप देख लेते हैं, इसमें आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है, और वो है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। तो विश्व स्तर पर अधिकांश देशों में आपके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। साथ में यहाँ पर आपका मानक भाषा, स्टैंडर्ड आपकी लैंग्वेज आ जाती है। समय परिवर्तन के साथ साथ भाषा लेखन में विविधता आना स्वाभाविक है। ऐसे में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर दिया गया है, उसे मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब आप सीक्वेंस में क्या लिखते हैं, ये आपकी मानक भाषा है और ये आपका अमानक। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है आपका। अब यहाँ पर बोली क्या है? किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में, इन चीजों को आप समझिएगा, जो चीजें जैसे आपने ऊपर लिखा होगा 22 भाषाओं को, उनको आपने नोट डाउन करना था। अब यहाँ पर आप समझेंगे लिपि क्या है। किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है बोली का, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा है। और भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा अनेक बोलियां प्रचलित हैं। ठीक है, अतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको बोली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आता है लिपि, क्योंकि भाषा के बाद आपने क्या पढ़ा? लिपि। लिपि क्या होता है? जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग सा चिन्ह निश्चित होता है। ये चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, और इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है उसी को हम कहते हैं लिपि। ठीक है, तो जो आप कहते हैं, जो आप लिख रहे हैं वो लिपि है। अतएव किसी भाषा का उच्चारित ध्वनियों को लिखने की जो विधि होती है, किसी भी भाषा हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, ठीक है, उन ध्वनियों को लिखने की जो विधि होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। कि आप जैसे हिंदी भाषा सीख रहे हैं, कैसे आप उस हिंदी भाषा को लिखते हैं, किधर से लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये सभी आपकी लिपि कहलाती है। यहाँ पर अब और भी लिपियों के बारे में कहा गया है, और भी भाषाओं की, लेकिन हम हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और भी है फ्रेंच का रोमन। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, यह बाएं से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। आप हमेशा हिंदी भाषा को इधर से लिखते हैं और दाईं की तरफ लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर लिपि हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा, साथ में आप इन लिपियों को भी लिखिए। आपकी जो संस्कृत भाषा है वो भी देवनागरी उसकी लिपि है, साथ में मराठी भाषा की भी देवनागरी लिपि है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा आपकी रोमन लिपि है, फ्रेंच रोमन और उर्दू फारसी, ऐसे ही संस्कृत भी देवनागरी से, जर्मन आपकी रोमन लिपि और बंगाली बांग्ला, साथ में आपका पंजाबी गुरुमुखी और अंग्रेजी आपका रोमन, ये सभी लिपियां आप लिख लें। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी आपका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है और हिंदी भाषा को हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लिपि। साथ में यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स इनको भी लिखने हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, और व्याकरण में कौन कौन से विभाग आप पढ़ने वाले हैं, व्याकरण के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इस सीक्वेंस पर इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।